अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, अभी 8 फरवरी के इंतखाबात का तनाज़े अपने इख्तिताम को पहुंचा है, ना ही उससे उठने वाली गर्द अब तक सियासी उफक के आईने को शफाफ कर सकी है। दरमियान में कुछ अरसा पाक भारत कशीदगी ने कौम और सियासत में काफी हद तक इत्तफाक की सूरत हाल को परवान चढ़ाया, मगर अफसोस ये कि एक माह भी कायम ना रह सकी। यूं तो कहते हैं कि वक्त एक सा नहीं रहता, मगर पाकिस्तान में इंतखाबात जर्नल हो, जिमनी हो, मगर पाकिस्तान सियासत का वक्त और इल्जाम एक सा होता है, यानी धांधली हुई है। समरियाल में कल जिमनी इंतखाबात हुए, जहां हुक्मरान जमात यानी मुस्लिम लीग नून से हिना अरशद, जबकि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता फाखिर निशात घुमन आमने सामने थे। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नताइज और फॉर्म 47 के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद वडाइच ने 78,702 वोट हासिल किए और PTI के हमायत याफ्ता फाखिर निशात घुमन ने 39,018 वोट हासिल किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राहील कामरान चीमा ने 6,832 वोट हासिल किए हैं, जबकि तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार शफात अली ने 4,851 वोट हासिल किए। अभी पोलिंग का अमल चल रहा था जब तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से इस इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया गया। सोशल मीडिया पर पोलिंग स्टेशंस पर बदनज़मी की वीडियोस भी जारी कर दी गई। धांधली का इल्जाम अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एक तरफ करें और सियासी मंजरनामे में तहरीक इंसाफ की पोजीशन को देखें तो बज़ाहिर तो ये समरियाल की सीट भी तहरीक इंसाफ हार गई है, और दूसरी जाने मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान इमरान खान साहब की जानिब से भी अब आ चुका है। वहीं इमरान खान से रवाबत, डील और पेशकश की जो बातें थीं वो भी दम तोड़ गई हैं। इमरान खान के हालिया ट्वीट्स को देखें तो हालात में कोई नरमी का इम्कान नजर नहीं आता। जिस तरह के सख्त अल्फाज, इल्जामात एक बार फिर इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट्स के जरिए लगाए हैं, उसका इम्पैक्ट उनकी अपनी रिहाई पर कितना होगा और एहतजाजी तहरीक को कौन और कैसे लीड करेगा, कारकुनान को यकजा कर पाएगा या नहीं। क्या PTI इस बार एहतजाजी तहरीक से कोई मकसद हासिल कर पाएगी या ये भी एक यूजलेस काविश रहेगी? क्या PTI की तहरीक अपने अंदरूनी इख्तलाफात की नज़र तो नहीं हो जाएगी? क्या मौलाना फजल रहमान के बगैर PTI का एहतजाज कामयाब हो पाएगा या फिर ग्रैंड अलायंस बनता हुआ हम देख रहे हैं? इस सब पर हम आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, सबसे पहले तो समरियाल की ही बात कर लेते हैं। अभी वोटिंग का अमल चल रहा था तो PTI ने धांधली का इल्जाम लगा दिया। मुखालिफिन कहते हैं कि जहां आप हार जाएं, आप कहते हैं कि धांधली हो गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, उनमें तो अब तक PTI 8 फरवरी वाले इंतखाबात के केसेस को भी किसी अंजाम तक नहीं ला सकी। तो कल के नताइज भी देखें तो आधे से जायद वोटों का फर्क है नून लीग और PTI के उम्मीदवार में। आप कैसे इस सब की वजाहत करेंगे? ये तो बेवकूफाना बात है। इलेक्शन के रिजल्ट्स तो कोई इंडिकेटर रह नहीं गए कि इलेक्शन कमीशन चेंज हो गया, इलेक्शन कमिश्नर चेंज हो गया, अब पंजाब पुलिस चेंज हो गई है। कल पुलिस का इलेक्शन था, हर जगह पे वो घुसे हुए थे, एजेंट उन्होंने हमारे निकाल दिए, वोटर्स जो है उन्होंने फॉर्म 45 लेके भाग गए। तमाम सोशल मीडिया भरा पड़ रहा है। नून लीग जो है जंग जीतने के बाद भी इतनी अनपॉपुलर है कि उनको ये सारे फस्ताई कंडे इस्तेमाल करने पड़े हैं कि वो अपनी सीट को, और 18,000 की लीड सिर्फ बताइए, मैं तो समझ जाता था लाख रुपए की भी लीड बता दें तो उसमें कौन सा फर्क पड़ना है। इस मुल्क में अब इलेक्शन, अदालतें, आइन, कानून सब इररेलेवेंट हो चुका है। इसलिए अगर कोई ये बंदा बात करता है तो उसकी अकल पे अफसोस किया जा सकता है। और ये सिर्फ इल्जामात जो हैं ये PTI की तरफ से नहीं, पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हैं। उनकी तरफ से देखें शाम को वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भी हैं। बिल्कुल। तो ये सारी बातें जो हैं ये पूरी उनके इत्तेहादी जमात कह रही है। तो सर, फिर आप क्या प्लान कर रहे हैं? आप लोग क्या करेंगे? मतलब यू गोना गो टू द कोर्ट, चैलेंज करेंगे? मेरी तो सजेशन होगी कि बिल्कुल ना जाएं इन कोर्ट्स में जाके क्या करना। इनसे किसी को क्या उम्मीद हो सकती है? ठीक। तहरीक इंसाफ ने तो 8 फरवरी के इलेक्शन पर भी आपके सवालात हैं, काफ़ी एतराज़ात हैं, और हमने भी देखा मौजूदा निज़ाम पर भी आपको एतराज़ है। आप गुज़श्ता 2.5 साल से एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे ये बताइए PTI का लाहे अमल क्या है जो निज़ाम को टफ टाइम दे सके? क्योंकि अब तक तो बज़ाहिर निज़ाम को आपसे कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि PTI की जो बात क़यादत है वो काफ़ी कंफ्यूज है और नाअहल भी हैं, और उनको जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो नहीं है उनके पास।
और इस वक्त जो तहरीक है वो भी इन्हीं के सर पे चलानी है, तो फिर तो बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि ये जिस तरह के मामलात जिस तरह से चलाए जा रहे हैं या हैं, उस तरह से तो मुमकिन नहीं है। ये पीटीआई बिल्कुल क्लूलेस है, लीगल स्ट्रेटजी भी कोई नहीं है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी कोई नहीं है। और इनके लीडर जो हैं, आप देखें ना, समड़ियाल में इलेक्शन हुआ, सवाए अली हमजा के आपको कोई नजर आया? वो सारे के सारे, एक कोई केपी में बैठे हुए हैं, कोई खुद भाग के बैठे हुए हैं। इनमें से इतनी तौफीक नहीं है कि आप जाएं खुद समड़ियाल में, लाहौर के अपने अपने और जहां के अपने अपने हलकों में एक एक रैली तक लीड नहीं कर सकते की, और इतने बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब को अपनी टीम और स्ट्रेटजी दोनों पे गौर करना पड़ेगा। इस तरह से तो उनकी बाहर आने के इम्कानात नहीं है। एहतजाज तो आप पहले भी कर चुके हैं, उसके नताइज भी हम देख चुके हैं। सो हाउ यू गोना मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन? ये किस तरह से इंश्योर करेंगे कि व्हाट यू रियली गोना डू डिफरेंट फ्रॉम द वन जो आपने पहले किया था, और ये ताकि आपको मौसर नताइज मिल सके? देखिए, उसके नताइज अगर हासिल करने के लिए सबसे पहले तो पॉलिटिकल अलायंस बनाना पड़ेगा, बिल्डअप करनी पड़ेगी। और बिल्डअप ज़ाहिर है उन लोगों के साथ करनी पड़ेगी जिनका अपना कद काट हो, जो झूठे ना हो, जो लोगों को अपनी जो है वो कोताहियां छुपाने के लिए जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी गीबतें ना करें, जाके झूठ मत बोलें, लीडर इमरान खान को सीधी बात बताएं। और इनके कहने पे तो चार बंदे नहीं कौन निकलेंगे, सर, उसकी कौन वजह ये जाके खुद नहीं गीबतें निकलते। कर रहा है? तो यहाँ पे जाके अगर आप खुद नहीं निकलेंगे, लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता कि इनकलाब के लिए बंदे निकल आए और इनकलाब का तमगा आपको मिल जाए। उसके लिए तो ज़ाहिर है बहुत मार करनी पड़ती है, अरेस्ट होना या जो भी है। ये तो एक समड़ियाल के इलेक्शन में तो जा नहीं सके, तहरीक कौन चलाएगा पीटीआई की लीडरशिप में से? तो सर इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि मुझे सब पता है जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो व्हाई डोंट दे जस्ट हाईलाइट द नेम जो जाके दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, तो नाम सामने आने चाहिए उनके। आने चाहिए, ज़ाहिर है क़यादत की तरफ इशारा है ना जी, वो वर्करों की तरफ तो इशारा नहीं है ना। जो वहाँ पे लीडर इस वक्त अपॉइंटेड हुए हैं उनके नाम लें, और अगर आपने जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं उनको, बैरिस्टर गौर है, सलमान अकरम राजा है, अली मीन गंडापुर साहब हैं, काफी तराजात थे, क्या उनकी तरफ इशारा है इमरान खान साहब का? उन्हीं की तरफ डेफिनेटली, जो लीडर हैं उन्हीं की तरफ है ना जी। वर्करों, हम जैसे वर्कर तो नहीं है ना उसमें शामिल। ठीक, तो सर आप ग्रैंड अलायंस की जो बात है और आप कह रहे हैं कि मुफाहमत की जाए, तो आप लोगों ने पिछली दफा ट्राई किया है लेकिन मौलाना साहब को आप लोग मिला नहीं पाए, क्या रीजंस हैं? अब आपको क्या लगता है अब कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि मौलाना तो कहते हैं कि इतनी कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं है, समझ ही नहीं आता कि पार्टी में किससे क्या बात करें, कौन है जिसे लीड करना है। तो दुरुस्त बात कह रहे हैं, जब आप 5 बंदे जाके 5 मुख्तलिफ बातें करेंगे और फिर जो है आप उनका कंधा इस्तेमाल करके एस्टेब्लिशमेंट से रवाबत बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जब फिर आप अपोजिशन जमातों से बात करेंगे, उनको एतमाद में नहीं लेंगे, चीफ जस्टिस से अपोजिशन का वफद मुलाकात करने जाएगा, तो आप अपने मुमकिन इत्तेहादी से रब्ता नहीं करेंगे, फिर उनके जहन में शुबा शुबात तो आएंगे। फिर जो उनके रिजर्वेशन थी वो उस वक्त जनरल सेक्रेटरी की मुलाकातें तो कंटिन्यूसली होती रही हैं, वो तो झूठ होगा अगर वो कहे कि नहीं मुलाकात हुई। तो वो मुलाकातों में वो उनसे जब कहा गया कि आप इंश्योर करें कि हमारे जो मामलात हैं जिस तरह से रहेंगे, तो वो नहीं करा सका, और उसकी वजह से जो है वो फिर जाहिर है वो कोई इत्तेहादी जमात तो है नहीं, वो एनजीओ है, हमारी मुतारिफ जमात है, उसको साथ लेके चलने के लिए तो बहुत ज़्यादा एक ऐसी पॉलिटिक्स करनी पड़ती है जिससे उनके तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस हो। फिर ज़ाहिर हमारी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जैसे अली मीन वगैरह का लोकल पढ़ा था, तो उसमें अली मीन के स्पोक्स पर्सन जो हैं वो जाके, और वो खुद भी बड़े सख्त बयान देते रहे, जिससे फिर ज़ाहिर आप मुखालफिन तो फिर आपको माफ़ी नहीं देते ना। और फिर इस वक्त ज़रूरत भी उनकी है। ये कहा गया कि नहीं जी हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम ये नहीं कर। तो सर अभी तो मौलाना फजल रहमान तो वो तो कह रहे हैं कि मैं तो खैबर पख्तूनख्वा में जो बेजाब्तगियां हो रही हैं उनके खिलाफ वो तो एहतजाज करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लिए कितना परेशान कुन साबित होगा? मैन पावर तो जिनको, क्योंकि जिनको आपने तहरीक में शामिल करना था वो ही आपके खिलाफ तहरीक लेकर आ रहे हैं, आपके खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। तो इससे बड़ी सियासी नाअहली क्या हो सकती है जो बाहर टीम है, कि वो लोग जो आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं आपने उनको मुखालिफ कर लिया।
ये रियलाइजेशन है इमरान खान साहब को मौजूदा हालात की, वहां पर उनको बताया गया है कि व्हाट आर द ग्राउंड रियलिटीज, बाहर क्या चल रहा है। जो वो इस दफा उन्होंने कहा है कि मैं दोबारा से एहतजाज की कॉल दे रहा हूं और हम मुख्तलिफ शहरों में टोलियों की शक्ल में हम एहतजाज करेंगे। हाउ यू गोना पुट द इम्पैक्ट एंड प्रेशर ऑन अ गवर्नमेंट देन? जी मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई प्रेशर बिल्डअप भी होगा या हो भी सकता है। कोई इवेंट अगर हो जाए बीच में तो अलग बात है। फिलहाल तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिससे एस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर में हो या गवर्नमेंट को कोई प्रेशर हो। इस वक्त तो पीटीआई जो पार्टी है वो तो बिल्कुल इररिलेवेंट, डे टू डे पॉलिटिक्स में इररिलेवेंट हो गई है। तो गलत गाइड किया जा रहा है इमरान खान साहब को। जी गलत गाइड किया जा रहा है इमरान खान साहब को जेल में बैठे हुए, सो दैट कि उन्हें रियलाइज। हैंडीकैप है ना, वो तो जेल में है। उनको तो जेल में बाकायदा जो है वो इस तरह से समझ में आती है कि उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के उनसे ऐसी बातें करवाई जाती हैं जिससे जो है वो माता कशीदगी बढ़ती है और फिर उसके बेनिफिशियरीज हैं कुछ बाहर आके भी वो बातें करते हैं। तो सर एहतजाज का मरकज, उनसे बात करें तो ठीक वो है, कहते हैं तहरीक नहीं चल सकती, अंदर जाके कहते हैं लाखों लोग निकल आएंगे। इस बात का तो फिर नुकसान होता है ना। बिल्कुल ठीक। तो सर एहतजाज का मरकज यूं तो इमरान खान साहब की जात है, मगर मौजूदा क़यादत में आपकी नजर में कोई ऐसा क्राउड पुलर है जो आवाम को मोटिवेट करे और बाहर निकलने पर मजबूर करे? क्योंकि माजी में तो अली बिन गंडापुर के हवाले से भी पार्टी और कारकुनान को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। आवाम तो आ जाती थी, फिर लीडर्स गायब हो जाते थे। नहीं, पीटीआई में कोई क्राउड पुलर नहीं है इमरान खान साहब के अलावा। तो सर फिर 5 जून को जो 190 मिलियन पाउंड्स केस की समाअत है, नैब ने प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे दी है। क्या मुस्तकबिल है इस केस का और आप कब तक इस केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली देख रहे हैं? मैरिट पे तो बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल हो जानी चाहिए, पहली तारीख पे होगी नहीं। ठीक। तो सर फिर आप क्या हाउ यू गोना प्रोसेस, जिस तरह से चीजें आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आइंदा शायद कुछ अरसे में इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे। जो बातें की जा रही थी, जो मुज़ाकरात की बातें की जा रही थी, बैकडोर बातचीत की भी हो रही थी, फिर ईद से पहले रिहाई की भी काफी बातें हो रही थी, फिर जिस तरह से आप मायूस लग रहे हैं इस कदर, तो आई थिंक फिर हाउ यू गोना चार्ज योर वर्कर? नहीं देखिए, मैं तो बिल्कुल मैं सही बात करने का आदी हूँ, मायूस तो नहीं हूँ मैं। लेकिन इमरान खान साहब को अपने फैसलों में जो बुजदार लायक लोग हैं उनको निकालना पड़ेगा अपनी टीम से, तो तभी कोई मामला बनेगा। और पीटीआई की मौजूदा क़यादत ने बड़ी मेहनत करके खुद को अंधेरी गली में नहीं, अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। अब वहां से कैसे बाहर आएंगे, ये कोई मौजा ही है। मौजा हो जाए तो ठीक है, लेकिन इस वक्त जो है वो एस्टैब्लिशमेंट बहुत तगड़ी है और उन्होंने जो वादे किए थे डायस्पोरा के साथ वो भी पूरे नहीं किए, और वो इस पोजीशन में हैं कि वो वादा खिलाफी करके भी प्रवेल कर रहे हैं और अदालतों से किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलने की किस तरह के वादे किए थे? पब्लिक अपराइजिंग 26 नवंबर को आपने देख लिया हो कि उसके भी कोई रिजल्ट नहीं आए। पॉलिटिकल अलायंस सर एस्टैब्लिशमेंट ने क्या वादे किए थे? सॉरी, इमरान खान साहब, आपने भी कहा कि जो इमरान खान साहब, जो एस्टैब्लिशमेंट ने वादे किए थे, क्या वादे किए थे जो उन्होंने पूरे नहीं किए? ये कहा जाता है मुबैना तौर पे कि उन्होंने पिछले 19 मई को शायद यास्मीन राशिद साहबा को या जो लाहौर में मुकैयद लोग हैं, अच्छा, उनको कोई सीबीएम्स करने का कुछ इस किस्म के सीबीएम्स थे, जिसमें फिर अली अमीन ने भी अभी गिला किया कि वादा खिलाफी हुई है, क्योंकि अली अमीन ने ये दावा किया था कि 99% को कामयाब हो चुके हैं। तो ये अब ये नजर ये आ रहा है कि हालात बदलने के साथ साथ फिर उनकी जो तनवीर साहब आए थे वो भी 8-10 दिन बैठ के गए हैं, उनके से मुलाकात नहीं करवाई गई, हालांकि वो उनको मुलाकात के लिए बुलाया गया था। ठीक, तो बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया फैसल तरीके इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त छोटी सी ब्रेक का देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी जहां जंगी महाज पर थम चुकी है, वहीं सफारती महाज पर तेजी से बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का वफ्द पाक भारत जंग के हवाले से अपना मुकदमा पेश करने अमेरिका पहुंच गया है। भारत के हमलों से शहरियों की अमवात और मोदी सरकार की आबी जहरियत से अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करने के लिए पाकिस्तान का 9 रुकनी वफ्द आज से अहम मुलाकातों का आगाज करेगा। 9 रुकनी वफ्द की क़यादत साबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, जबकि वफ्द के दीगर
8 अरकान में शेरी रहमान, हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जिलानी, मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर खान, फैसल सब्जवारी, बुशरा अंजुम भट्ट और तहमीना जंजुआ शामिल हैं। भारत की इसी जहरियत और प्रॉक्सी वॉर के हवाले से फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कोयटा ग्रैंड जिरगा से खिताब किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत किसी से पोशीदा नहीं रही। ठोस शवाहिद है कि भारत दहशतगर्द नेटवर्क्स की पुष्ट पनाही कर रहा है और पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार और पुरज़्म है। दूसरी जानिब भारत की धमकियों और जंगी जुनून का जवाब चीन ने एक मरतबा फिर भरपूर तरीके से दिया है। चीन के सीनियर तज्ज़ियाकार विक्टर गाओ ने भारत पर वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपना इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। चीन के इस बयान समेत अब हमने देखा कि भारत को जो वफ्द शशि थरूर की सरबराही में दुनिया भर में जा रहा है, उनको भी हर जगह रुसवाई हो रही है, एम्बारसमेंट हो रही है। शशि थरूर कोलंबिया में शिकवा करते हुए भी नजर आए। आलमी मंजरनामा इस वक्त कितना पाकिस्तान के हक में है और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कल यूक्रेन ने रूस के मुतअद्दिद फिजाई अड्डों पर किए गए ड्रोन हमलों में 40 से जायद रूसी बमबार तैयारों को निशाना बनाने का दावा किया है। रूस यूक्रेन जंग के आगाज के बाद से इस हालिया हमले को खतरनाक और शदीद करार दिया जा रहा है। इसका खित्ते के अमन अमान की सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा, इसी तमाम तर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सुनो राउंड अप में आपको वेलकम करते हैं। एजाज साहब, सफारती लॉबिंग के लिए तो साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की सरबराही में 8 रुकनी वफ्द पहले मरहले में 6 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच गया है। आप क्या समझते हैं कि हमें वहां किस मामले पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए और बात करनी चाहिए जिससे हम भारत के जंगी जुनून और जारहाना अज़ाइम को बेनकाब कर सकें? जी शुक्रिया। इस वफद का, जिसमें बड़े यकीनन काबिल लोग हैं जी, बड़ा ही अहम मिशन है उनका, क्योंकि जो जंग आपने अस्करी मैदान में जीती वो अब बयानिए के मैदान में आ गई है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपना जो मुद्दा है, अपना जो एजेंडा है, उसको बड़े अच्छे तरीके से बयान करे और मुझे यकीन है कि ये लोग करेंगे। चारों मौजूआत जिनका जिक्र हो रहा है वो चारों के चारों बहुत अहम हैं। पहला तो यही है कि पाकिस्तान का पहलगाम के साथ कोई लेना देना नहीं था, हिंदुस्तान के पास कोई सबूत नहीं है और बगैर किसी एविडेंस के उसने एकदम से पाकिस्तान पे एकदम हमला कर दिया। ये बिल्कुल गैर मुहज़्ज़बाना भी है, गैर कानूनी भी है, किसी भी बैनुल-अक़वामी कानून की, ये हर एक कानून की खिलाफ वर्जी है। तो एक तो हमें ये उनको बताना है कि पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी के मराकज़ नहीं है, ये सब इनका प्रोपेगेंडा है। मुरीद के बहालपुर आप आगे देख लीजिए, वहाँ पे मस्जिद है, उससे मुल्हिका स्कूल है और ये एक इन्होंने इतना बड़ा, अगर ऐसा होता तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो टीम है, जो यूनाइटेड नेशंस 1373 कमेटी सिक्योरिटी काउंसिल की जो है, उसकी मॉनिटरिंग टीम, ये गवाह हैं, ये सब आके देख चुके हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान का ये प्रोपेगेंडा है। पहला तो ये बताना है। दूसरा ये बताना है कि हमारे पास बहुत सबूत है कि हिंदुस्तान ने किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है। 2016 में गुलबशन यादेव से लेकर 2025 में जाफर एक्सप्रेस तक 20-30 ऐसे वाकयात हैं जिसमें हिंदुस्तान के फिंगरप्रिंट्स नजर आते हैं और साथ ही साथ जो टारगेट किलिंग्स वो करते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर दूसरे मुल्कों में भी वो कर रहे हैं, ये सब भी जो है ये हमारे दूसरा एजेंडा आइटम होगा, उसका हिस्सा होने चाहिए। तीसरी बात ये है कि हमें पानियों का बड़ा मामला संजीदगी से और सख्त तरीके से उठाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बड़ा ये एक पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा वार किया है जो तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन भी और हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। ये भी एक बहुत ही हसास मामला है। और चौथा जो कश्मीर का मामला कि ये बुनियादी मसला है, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब के एडवाइजर्स ने भी उनको यही बताया कि जब तक ये मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक कोई ना कोई वहाँ पे हंगामा जो है ना चलता रहेगा और वो फिर ये हिंदुस्तान पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के पाकिस्तान की तरफ चढ़ाई करेगा क्या। तो इस वजह से ये सारी बातें जो है ये बताने वाली है उस एजेंडा में। वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये जो आपने मसला कश्मीर की भी बात की है ना कि सारे सिनेरियो में ये पाक भारत जंग के बाद और अमेरिका की सालसी के बाद ये मसला कश्मीर आलमी सतह पर दोबारा टेबल पर आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिहाजा जो वफूद हमारे बाहर जा रहे हैं उनको इस कश्मीर के मामले पर
क्या मौक़िफ़ रखना चाहिए जिससे मसले को दोबारा आलमी सतह पर ज़ेर बहस लाया जा सके, और अमेरिका को क्या सालिसी के तौर पर हम एक्सेप्ट करें और वो कोई हल निकाले? अमेरिका की सालिसी तो पाकिस्तान कबूल कर चुका, आपको वजीर आजम ने वेलकम ही किया उसको जी। लेकिन हमेशा से अगर 1947 से देखें तो पाकिस्तान ने दो तरफा बुनियादों पर भी, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत भी, थर्ड पार्टी भी, सब पे ओपननेस रखी है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि कश्मीर के लोगों को उनका हक खुद इरादियत दिया जाए, ये भारत नहीं दे रहा। इस वजह से ये बताना भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही नादुर मौका है कि दुनिया को बताए कि देखें, जब से 6 साल से इन्होंने उनकी स्टेटहुड खत्म की है, उनकी जो शनाख्त ले ली है, और वहाँ पे जिस किस्म का मुस्लिम अक्सरियत खत्म करने के चक्कर में तजर्बात हो रहे हैं वहाँ पे, और जिस किस्म की फौज लगाई हुई है, ये सब जो है उसकी वजह से वहाँ बड़ी सख्त बेचैनी है कश्मीर के लोगों में। खुसूसन जो वो लोग भी जो हिंदुस्तान नवाज होते थे, वो भी इस वक्त परेशान है कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। उनमें से एक दो लीडर्स ने तो ये बयान भी दिया कि हमारे बड़ों ने तो शायद गलती कर ली। तो ये मौका है कि उनको बताया जाए कि जनाब ये कल को फिर कोई वाकया अगर वहां बचे, इतनी बेचैनी जो होगी तो वहां कुछ ना कुछ तो होगा, तो क्या फिर ये दोबारा पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे या किसी और मुल्क पे? तो ये कोई रवैया और ये वतीरा ठीक नहीं है। इनको चाहिए कि बैठ के बातचीत। बिल्कुल सही, क्योंकि आई थिंक आलमी सतह पर इंडिया एक्सपोज जरूर हुआ है। एजाज साहब, एक अहम खबर अभी कुछ देर कबल हमारे सामने आई है कि 6 साल में पहली बार भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर G7 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मोदी को अभी तक कनाडा की जानिब से इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, तो इस मामले को आप भारत की सफारती तन्हाई के हवाले से किस तरह देखेंगे? जी वो तो है, इनके जो वजीर खारजा वो कितना बोला करते थे, जोर जोर से, अब नहीं बोल रहे हैं। शायद दोबारा बोलना शुरू करें, हिम्मत आ जाए, क्योंकि उन लोगों को एक ऐसा सदमा हुआ है कि वो तो कुछ और ही चराजे लगा के बैठे थे। उनका ख्याल था पाकिस्तान कमजोर हो गया है, हमारी इक्तिसाद बड़ी अच्छी जा रही है दुनिया में, पाकिस्तान शायद हम 9 साल से कह रहे हैं तन्हा है तो शायद हो गया हो। अब उनको पता चला कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था, और ना ही पाकिस्तान कमजोर था, बल्कि पाकिस्तान ने पूरा जवाब भी दिया, और दुनिया के कई ममालिक तो खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। हिंदुस्तान के लिए तो कोई आवाज नहीं उठी। तो ये जो सदमा है उसकी वजह से 2 रिएक्शंस आए हैं। मोदी साहब का पहला रिएक्शन तो यह है कि पहले अपने लोगों को एक बार फिर धोखा दें और उनको बताएं कि नहीं हमने तो जंग जीती है और अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता तनकीद उन पे बढ़ रही है, दुनिया में भी उनकी तरफ से कोई बात नहीं मानेगी। वो तो जहाज भी नहीं छुपाते रह गए कि जहाज हमारे नहीं गिरे, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता बात निकलती जा रही। तो चुनाचे ये जो उनको एक अजीब से अपने आप को उन्होंने मुकय्यद कर दिया एक खास उसमें अहाते में। अब उनको महसूस हो रहा है कि अब दुनिया में जाएं तो किसको क्या मुंह दिखाएं। अब वफूद भेजे, मिसाल के तौर पर कोलंबिया में गए हैं, वहां जाके उनको कहते हैं हमें बड़ा अफसोस है कि आपने पाकिस्तान में जाने गई उस पर अफसोस किया। अरे भाई ये किस किस्म की आप बात कर रहे हैं? या अमेरिका में बैठ के एक सिटिंग प्रेसिडेंट के मुतालिक आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है कि उनका एजेंडा इस दफा जो है ना बहुत ही कमजोर है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह एक ही है कि उसकी बुनियाद बहुत कमजोर है। उन्होंने बहुत ही और उन्हें हर लेवल पे एम्बैरेसमेंट दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही सर। रूस और यूक्रेन की भी मैं बात करना चाहूंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, उनकी कशीदगी में बढ़ रही है। आप क्या समझते हैं, क्या रूस जवाबी हमले में कोई जोहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है? हालात किस जानिब जा रहे हैं? अगर ऐसा कोई मामला पेश आ जाए तो क्या दुनिया दोबारा जंग अजीम की जानिब नहीं बढ़ रही? देखिए इस किस्म के जंगों में खतरा तो होता है हर वक्त कि वो जंग का दायरा फैल भी सकता है। इसीलिए तो जंग को रोका जाता है, क्योंकि जंग का दायरा फैल जाए तो उसको रोकना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जब यूक्रेन की तरफ से इतना बड़ा हमला हुआ तो रूस यकीनन उसको इश्तियाल अंगेजी समझ रहा है और वो भी उतना बड़ा हमला करेगा। यूक्रेन के लिए भी ये मौका एक अच्छा था जब अमेरिका के सदर ने बीच बचाव कराने की कोशिश की, लेकिन उस पे जो रूस की तरफ से भी ज्यादा पेशकश, यानी उनकी शिकायत ऐसी वो थी, कंडीशंस ऐसी थी, उनकी शर्तें ऐसी थी कि जो शायद यूक्रेन को कबूल नहीं थी। हालांकि सच्ची बात है कि इसका मसले का कोई इतना बड़ा मुश्किल हल नहीं था। रूस सिर्फ एक कह रहा था कि भाई नेटो को मेरी सरहद पे उनके मिसाइल्स ना लेकर आए, जिसका मतलब है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल ना करें। तो आप ये गारंटीज दे देते, एश्योरेंसेस दे देते तो खत्म हो जाती बात। लेकिन जब वो नहीं हुआ
तो नेचुरली वो जंग तो फिर चलती रहेगी। और अब रूस यकीनन कोई हमला करेगा, क्या वो न्यूक्लियर हमला करेगा? मेरा ख्याल है कि नहीं करेगा न्यूक्लियर हमला। सर चूंकि आप मौजूद है तो मैं बांग्लादेश की भी जल्दी से बात करती जाऊँ। एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है बांग्लादेश में, जहां करेंसी नोटों पर से शेख मुजीब की तस्वीर को हटा दिया गया है। ये अपने आप एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि पाकिस्तान से मुखालफत करके अलहदा करने वाले शेख मुजीब को आज बांग्लादेश की आवाम देखना नहीं चाहती, तो इसकी सोच को आगे लेकर चलना तो तकरीबन नामुमकिन है। इस सब में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान के ताल्लुकात को मुस्तकबिल में आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? देखिए, शेख मुजीब का जो घर जला दिया दान मंडी में, या उसकी अब तस्वीर हटा दी है, क्योंकि ये शेख हसीना की पॉलिसीज के खिलाफ रिएक्शन था जी। उनको ये लग रहा था बांग्लादेश की आवाम को कि शेख हसीना ने हिंदुस्तान को इतनी ज्यादा जगह दे दी है कि जैसे अब पूरा मुल्क उसको गिरवी रख दिया है, और उसका नजर भी आता था। दूसरा, उसका कल्ट भी इतना था। मैं उस जमाने में गया था, बाद में भी गया हूँ, लेकिन उस वक्त भी गया तो मैंने देखा कि एयरपोर्ट से निकलते साथ ही हर तरफ शेख मुजीब का कल्ट ही कल्ट था। इवन हमारा जो होटल था उसमें भी दाखिल होते वक्त एंट्रेंस पे एक पूरी जगह बनाई हुई थी जिसमें शेख मुजीब के ही सारे कटआउट्स लगे हुए और सब कुछ। तो ये इस तरीके से जब किसी वो बांग्लादेश जैसे लोग जो बड़े ही आज़ादी पसंद लोग हैं, उनके ऊपर इस तरह करना शायद ठीक नहीं था। और ये भी याद रखिएगा कि फिर ये बांग्लादेश की अवामी लीग के खिलाफ ही उठी थी दूसरी जो जमात थी, जिसमें जो उनके मेजर जिया थे, वो उठे थे ना जी उसके खिलाफ। उनकी जो पार्टी बांग्लादेश नेशनल अवामी पार्टी बनी, बांग्लादेश अवामी पार्टी जो बनी, नेशनल अवामी पार्टी, सॉरी, तो वो जो बनी थी वो इसीलिए बनी थी ना। उसके तो एक बांग्लादेश में कोई सारे लोग तो अवामी लीग के नहीं थे हामी, कुछ का लिए ख्याल है। लेकिन जब से शेख हसीना ने ये किया उनके साथ, उस वक्त से ये रिएक्शन आया कि नहीं, आपने हिंदुस्तान के खिलाफ हमें क्यों करते हैं। दूसरा ये कि बहुत सारे बांग्लादेश के लोग जो है वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखते हैं और वो करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान बहुत तेजी नहीं इस मामले में कर रहा, लेकिन हमारे पुराने उनके साथ बड़े पुराने रिश्ते नाते हैं। कुछ गलतियां हुई, कुछ हमसे हुई, कुछ उनसे हुई, कुछ उनका अजाला किया जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के पास और बांग्लादेश के पास मौका है कि दोनों मुमालिक अपने ताल्लुकात को अच्छे यानी बाहमी अच्छे टर्म्स पे बिल्कुल लेकर आए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एजाज चौधरी साहब मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, भारत में लोग बाकायदा सवालात उठाने के साथ साथ मोदी को भारत की बर्बादी का जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जीत का एतराफ अब उनके सियासतदान भी कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा पवन खेरा ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि आपकी खारजा पॉलिसी कहाँ है? पाकिस्तान तो आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। कुवैत ने पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदियां ख़त्म कर दी मेरे ख्याल से 20 साल के बाद, और कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारत तनाव होकर रह गया। तो ऐसे माहौल में आप समझते हैं कि मोदी दोबारा कोई मिस एडवेंचर करने का सोच सकता है? बहुत शुक्रिया शाहजहा आपका मुझे इनवाइट करने का। देखिए, ये मैं तो तकरीबन 3 हफ्ते से यही कह रहा हूँ कि ये फ्रस्ट्रेशन माउंट होती जाएगी। जो ही गवाहियां आती जाएंगी उनके नुकसान की, जो जहाज उनके क्रैश या शूट डाउन हुए, ऑब्वियसली उनका जब टोटल उन पर माउंट करते तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तकरीबन 800-900 जहाजों वाली एयरफोर्स के पास 5-6 जहाजों का नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन ह्यूमिलिएशन देखे कितनी हुई है। और उतना ही प्रेशर उन्होंने इंटरनली भी माउंट कर लिया, एक्सटर्नली अपने ऊपर माउंट कर लिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं अभी बहुत सारे नेशनल मैगजीन की सर्वेस पढ़ रहा था और वो कह रहे हैं कि जहां जहां इनका डेलीगेशन जा रहा है शशि थरूर की लीडरशिप में, वो पूछ रहे हैं कि वो तो पाकिस्तान कब से आपसे सबूत मांग रहा है, इवन जंग से पहले भी मांग रहा है। अगर उनको नहीं दिए तो आप हमें दे दें। जिन मुल्कों का दौरा कर रहे हैं तो जाहिर है वहां भी कोई सबूत तो नहीं है। जब सबूत आपके पास ना हो और आप बेसिस जाहिर है इस तरह की कहानियां गढ़े, लोगों का एक वॉर मांगने का माहौल बनाए पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अगर आपकी कॉज जस्ट होगी जंग की, तो जंग भी जस्ट होगी। जब जंग जस्ट होगी तो फौज बड़ी कन्विक्शन से लड़ेगी। और आपने देख लिया, ना कॉज जस्ट थी, ना उनकी जंग हमारे ऊपर जस्ट थी, इंसाफ पर मबनी थी, और ना उनकी फौज जो है उस तरह लड़ पाई है। बिकॉज एक उनकी जो रीजन थी, जो एक बेसिकली बुनियाद जिसको जंग पर बनाया था, वही फॉल्टी थी। अब जो ये दुनिया में जाएंगे और ज्यादा एम्बैरेसमेंट होगी। और अब हमने देखा पाकिस्तान ने डे 1 से ये कहना शुरू किया हुआ है कि हम सबूत
लेने के लिए हाजिर हैं, हम रेक्टिफाई करने के लिए ठीक है, लेकिन कहीं न्यूट्रल बॉडी पे क्या आए, क्या बैठना तो चाहें कहीं पे। बिल्कुल। लेकिन अगर वन साइडेड आप वॉर मॉन्गरिंग करते रहेंगे तो दुनिया को काफी ज्यादा समझ आ चुकी है और आने वाले दिनों में और ज्यादा समझ आएगी। तो सर, जिस तरह, क्योंकि आप जो पॉलिटिकल हालात से आगाह हैं और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कॉज जस्ट होगी तो फिर वॉर भी जस्ट होगी, लेकिन आपको पता है कि वो ना कॉज जस्ट थी ना वॉर जस्ट थी, लेकिन प्रेशर फिर भी मोदी साहब पे बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जंग का खतरा मौजूद है या टल चुका है? क्योंकि अगर हम हाल ही में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद का अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि जनूबी एशियाई खत्ते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक आप रैशनैलिटी से सोचे नहीं, जंग का खतरा तो मौजूद रहता है। और आपने नोट किया होगा कि अगर हिंदुस्तान उस वक्त भी रैशनैलिटी या एक ठंडे दिमाग से, इत्तेदाल पसंदी से काम लेते तो वो नुकसान भी ना उठाते जो उन्होंने उठाया। जहां तक कैपेबिलिटी का ताल्लुक है हिंदुस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट इंटैक्ट है। ह्यूमिलेशन बहुत बड़ी गिरी है उनकी, जाहिर है वो बहुत बड़े लेवल तक उनकी शर्मिंदगी हुई है। अब उसको करने के लिए अब कौन सा तरीका करते हैं? जैसे मैंने कहा कि कैपेबिलिटी एक और चीज होती है, इंटेंट एक और चीज होती है। कैपेबिलिटी वो रातों रात बिल्ड नहीं कर सकते, मोरल रातों रात आप बूस्ट नहीं कर सकते। हाँ, इंटेंट जो है, जो फैसला करने की आपकी सलाहियत है कि जी एक और हमला कर दो, वो बड़ा आसान है। लेकिन हिंदुस्तान को ये भी जो रोके हुए है इस वक्त, जो चीज मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो रोके हुए है, वो मल्टीप्लाइड ह्यूमिलेशन है जो इंशाल्लाह इससे ज्यादा होगी। हम कब से कह रहे हैं कि, और पहले भी कह रहे थे, मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में ये कहा कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैंने ये भी कहा मुझे हमदर्दी हो रही है जंग से पहले इनके साथ, उनकी एयरफोर्स के साथ, कि वो इन हालात में हमारे साथ मुकाबला करने आ रहे हैं। अल्लाह ने साबित किया कि वो बात सच साबित हुई। अभी भी जो हिंदुस्तान को जंग से रोकेगी वो हमारी तैयारी है, और इससे भी ज्यादा सरप्राइजेस हैं जो हुआ है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तस्लीम भी कर लिया है कि पाकिस्तान के साथ झड़पों में भारतीय तैयारे गिरे हैं। इस एतराफ के बाद आलमी सतह पर भारत को आपके ख्याल में कितना कोई नुकसान पहुंचा है? क्या मुस्तकबिल में इस खित्ते का कोई नया पावर हाउस पाकिस्तान को ही देखा जा सकता है? अच्छा, यही तो एक जो कंफ्यूज कर रही है उनको बात। देखिए, मैं एक सिंपल, हमारे दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के व्यूअर्स अगर देख रहे हो दूसरी तरफ भी, मैं उनको क्रिकेट की मिसाल देता हूं, उनको बड़ी जल्दी समझ आएगी शायद। अच्छा। हम अपनी टीम अगर वर्ल्ड कप के लिए भेजें और वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो और उसमें हम हार जाएं और हमारे लोग पूछें कितनी विकेटें गिरी, कितने रन आपने बनाए, तो आपका कैप्टन कहे कि रन भी मत पूछे कितने बनाए थे और विकेटें भी कितनी ली थी वो भी ना पूछे। हमसे ये पूछे कि कैसे गिरी थी और क्यों गिरी थी और अगले वर्ल्ड कप की हमने तैयारी कैसे करनी है, हमसे ये पूछें। ये मजाक नहीं है लोगों के साथ, बिल्कुल ये जंग है। जंग के अंदर ना तो पॉज किया जाता है। उन्होंने कहा हमने पॉज किया और अपनी टैक्टिकल और जिस तरह से आपने मीडिया को यूज किया था वॉर मॉन्गरिंग और वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, तो वहां सवाल भी उठेंगे। 1.7 बिलियन की पॉपुलेशन के सिर्फ आप टैक्टिक्स सॉर्ट आउट करने के लिए जंग लड़ते हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज, मतलब है जस्टिफिकेशन उससे भी मेरा ख्याल है इलॉजिकल है। जितनी बहुत इलॉजिकल थी ये जस्टिफाई करना और ये दलील देना कि हमने टैक्टिक्स से सीखा, हमने टैक्टिक्स ठीक किए, हमने 2 दिन बाद ठीक किया। ये कोई मैच हो रहा है जहां एक खिलाड़ी जख्मी हो जाता है, दूसरा खिलाड़ी डाल सकते हैं रोककर, नाक से खून आया, हमने विसल बजाई, रोक दिया। जंग है। एग्जैक्टली खालिद साहब, दूसरी चीज ये है कि आप जो जंगें हैं वो हौसले से और मुराल से जीती जाती हैं, जबकि भारत की तो तमाम अफवाज के सरबराहान अपनी न सिर्फ हार को तस्लीम कर रहे हैं बल्कि अपनी अफवाज की नाकामी का भी एतराफ कर रहे हैं। हाल ही में अगर हम भारतीय फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने सवाल उठाया कि मुआहदे पर दस्तखत के वक्त गैर हकीकी टाइमलाइंस का वादा क्यों किया जाता है। मैं कह सकता हूं कि एक भी प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ है। अब इस तरह के बयानात के बाद आप क्या समझते हैं कि उनकी अफवाज में वो मोराल रहेगा जो कल को अगर दोबारा कोई मिस एडवेंचर हो तो ये लोग लड़ सकेंगे? मैं एपी सिंह साहब को जो एयर चीफ मार्शल है उनके, मैं जितना सुनता हूं मैं हैरान होता हूं कि वो एयरफोर्स में एज ए चीफ उनका क्या अपने मुल्क में क्या स्टेटस है। उन्होंने एग्जैक्ट कहा था, मैंने उनकी सेमिनार में स्पीच सुनी है, 30 मई को उन्होंने की थी। वो कहते हैं कि मुझे दस्तखत करते वक्त किसी कॉन्ट्रैक्ट के पता होता है कि जो हमें प्रोडक्ट या वेपन या जहाज प्रॉमिस किया जा रहा है डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नहीं मीट होनी वो डेट, हम फिर भी दस्तखत कर देते हैं। इससे ज्यादा बेबसी आपकी क्या है कि आप उसको डेट रिवाइज नहीं करते हैं, आप डेट जैसे ही डेवलप कर सकते हैं, तो फिर आप एयरफोर्स कैसे चलाएंगे? आप इक्विपमेंट लेते हो, प्लानिंग कैसे करेंगे जब आपको पता ही नहीं है? आपने कहा जी 2026 में फलां जहाज आएगा, वो 2029 तक नहीं आता। अपना वॉर स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे? अपनी वॉर डॉक्ट्रिन कैसे बनाएंगे? आप एनिमी को हाइपोथेसिस कैसे करेंगे?
और सबसे बढ़कर अपने उन वेपन्स की इंप्लॉयमेंट कैसे करेंगे? हवा में करेंगे जब आपको पता ही नहीं कोई जहाज आना है कि नहीं आना, ये मिसाइल आना है कि नहीं आना। ये बहुत स्ट्रेंज मुझे लगती है बात, और एयर चीफ के मुंह से आना तो बहुत ही स्ट्रेंज लगती है कि आप, मुझे हैरत होती है कि वो एयरफोर्स पर कैसे इंप्लॉयमेंट करती है, इंप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी बनाई करती है, वॉर प्लान कैसे बनाती है, इफ करके लगाती है कि अगर इफ जहाज, अगर ये वाले, अगर ये जहाज आ गए तो हम ये करेंगे, अगर ना आए तो ये करेंगे। इस तरह तो नहीं हाफ हार्टेड कन्विक्शन से या हाफ हार्टेड वॉर प्लान से जंगी लड़ी जाती है। जंगी लड़ी जाती है विद फुल कन्विक्शन। टाइमलाइन प्लस माइनस होती है। पाक फिजाइया के मैं जितने प्रोजेक्ट्स देखता हूं, 19 इंडक्शन किए हैं पिछले पाक फिजाइया पिछले 4 साल में, 19 न्यू इंडक्शन टाइम से पहले किए मोस्ट ऑफ द। मैं आपको वेरीफाई कर सकता हूं डेट ऑफ राइट बिफोर द डिलीवरी डेट या एक्सपेक्टेड डेट से पहले हमने रिकॉर्ड मुद्दत में हमारे पायलट ने JET&C चाइना में गए, अपने गिवन टाइम से पहले डे और नाइट ऑपरेशनलाइज किए, वापस पाकिस्तान जहाज लाकर। तो इस तरह प्लान की जाती है मेरा नजर में। तो मेरे लिए तो ये इंस्पिरेशन है, जाहिर है, और उधर मैं हैरान होता हूँ जब कंपैरेटिव स्टडी करता हूँ दोनों एयरफोर्सेस की खासतौर पर। तो सर, भारत की अगर हम आबी जारियत की बात करें तो वो तो वैसे की वैसी ही जारी है। ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दरियाए चनाब में पानी की आमद सिर्फ 16% रह गई है। हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए कि भारत उसे न्यू नॉर्मल ना बना सके? क्योंकि ये तो हमने कह दिया गया है कि अगर पानी पे उन्होंने कोई कदगन लगाई तो हम उसको एन एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेंगे। बट व्हाट एक्चुअली वी नीड टू डू इट? देखिए, ये हिंदुस्तान की कैपेबिलिटी नहीं है। ये जैसे एयरफोर्स की कैपेबिलिटी नहीं थी, पानी की भी कैपेबिलिटी नहीं है। वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, अखबारों की हेडलाइन देने के लिए वो रोजाना कर देते हैं कि पानी बंद कर देंगे। मैंने इसका थोड़ा सा स्टडी किया है, ऑल्दो मेरा डोमेन नहीं है ये, बट मैंने स्टडी किया है कि जिस एरियाज में ये कहते हैं हम बंद बांधेंगे या डैम बनाएंगे, और इस वक्त उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि पाकिस्तान का पानी रोक सकें। वो चंद दिन रोकेंगे, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, उनको पानी छोड़ना पड़ेगा। पहली बात। लॉन्ग टर्म में अगर 15 से 20 साल लगाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चते हैं, अगर पानी का प्लान करेंगे, नंबर 1 पहली बात तो कंस्ट्रक्शन, हाइपोथेटिक बातें कर रहा हूं, अगर वो कंस्ट्रक्शन कर लें जहां 9 महीने वहां गाड़ियों में डीजल भी फ्रीज हो जाता है, वहां 2 से 3 सेंटीमीटर पहाड़ हाइट गेन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल सिचुएशन। जैसे मैंने अर्ज किया, वहां अर्थक्वेक आते हैं जहां ये डैम बनाने का सोच रहे हैं, जो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। आप जियोलॉजी पढ़े उनकी जाकर, वहां ये डैम बनाने का सोच रहे हैं, और वो भी 15-20 साल में, और वो भी बिलियंस ऑफ रुपीस लगाकर, और इंशाल्लाह चंद मिनटों में पाक फिजाइया टेक ऑन करके नॉकआउट कर देगी। ऐसी स्टोरेज को डेवलप की गई जिससे पाकिस्तान का पानी रोका गया, इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।